बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं 16 साल की थी जब अचानक अम्मा ने मुझे किसी घर में नौकरानी रखवा दिया। वहां की मालकन बहुत नेक और रहमदिल थी, इसीलिए मैं भी खुशी खुशी उनके घर काम करने लगी। मगर मुझे उस वक्त बहुत हैरत होती जब मालकन के घर कोई मेहमान आता तो मालकन मुझे एक मूड़े पर बिठा देती और कहती, यहां से उठना नहीं, मेहमानों को कंपनी दो। यूं मालकन मुझे मूड़े पर बिठाकर सारा काम खुद करती और जब मैं अम्मा को बताती तो अम्मा बहुत खुश होती और भागती हुई मालकिन के पास जाती और पैसे मांगती। मुझे शक हो गया। इस बार जब मालकिन ने मुझे मूड़े पर बिठाया तो मैंने मेहमानों के जाते ही जो ही उस मूड़े को खोल कर देखा तो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, क्योंकि उसमें तो कभी कभी जिंदगी में वो होता है जिसकी आप तवक्को भी नहीं करते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत कम उम्री में ही मुझे दुनिया की हकीकत समझ आ गई थी। मैं जान गई थी कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं। मूड़े में छुपे राज ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं तो आज तक यही समझती रही कि मूड़ा बैठने के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मालकन ने जिस तरह मूड़े को इस्तेमाल किया वो कुछ अनोखा ही था। मैं 16 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। मेरी अम्मा घरों में काम करती थी। मेरे अब्बा के इंतकाल को बहुत अरसा हो चुका था और हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी और अम्मा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अम्मा की हमेशा यही कोशिश होती कि मुझे कोई काम करना ना पड़े और वो मेरी हर ख्वाहिश घर बैठे ही पूरी कर दें। अम्मा मुझे दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना चाहती थी। मेरी अम्मा की कोशिश होती कि मुझे काम करने के लिए अपने साथ लेकर ना जाए, क्योंकि अम्मा को इतना तजुर्बा था कि हर घर का मर्द एक जैसा नहीं होता। लेकिन मेरी अम्मा अब बूढ़ी हो रही थी और उनके लिए इतने घरों का काम करना बहुत मुश्किल था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर घर जाकर लोगों का काम करती फिरे। उम्र के साथ साथ अम्मा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी। अम्मा के हर वक्त घुटनों में तकलीफ रहती और उन्हें चलने में भी बहुत मुश्किल पेश आती। अब अम्मा के लिए इतने घरों में काम करना हद से ज्यादा मुश्किल हो चुका था। मैं भी अब यही चाहती थी कि अम्मा अब आराम करें और घर की जिम्मेदारियां मैं संभाल लूं। लेकिन अम्मा को यह बात किसी सूरत गवारा नहीं थी। अम्मा यही कहती कि 16 साल की उम्र में मैं तुझे गैरों के घर में कैसे भेज दूं? तू मेरे शौहर की पहली और आखिरी निशानी है और मेरे घर की इज्जत है। मैं डरती हूं कि कहीं तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर एक दिन अम्मा के एक जानने वालों ने अम्मा को एक बहुत अच्छी और नेक औरत का बताया जो अकेली रहती थी। उसे किसी काम वाली की जरूरत थी, तो अम्मा ने बहुत मुश्किल से मुझे उसकी इजाजत दी कि मैं उसके घर जाकर काम कर लूं। अम्मा के जानने वालों ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उस औरत के घर में मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, और यह सुनकर अम्मा को कुछ इत्मीनान हो गया था। अम्मा ने मुझे समझाया, बेटा, ईमानदारी और मेहनत से काम करना ताकि तुम्हारी जगह बन सके और तुम्हें आगे भी काम मिल सके। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी ईमानदारी के बदले में मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मेरी सोच से बाहर था। अम्मा ने मुझे यही कहा कि अगर तुम काम में बेईमानी करोगी तो कोई दोबारा तुम्हें अपने घर में नौकरी पे नहीं रखेगा। घर की किसी भी चीज को हाथ ना लगाना। और मैंने अम्मा की बात पर मनोवन अमल किया और मैं किसी चीज को हाथ तक न लगाती। मालकन के पीछे भी मैं घर और घर के सामान की हिफाजत करती। मुझे काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे और मालकिन के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। मालकन मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। मेरी अम्मा को भी मेरे उस घर में काम करने की वजह से बहुत सुकून हो गया था, क्योंकि वाकई मालकिन के घर में मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं थी। मालकिन बहुत नेक और रहमदिल औरत थी। घर में इतना काम भी नहीं था जितने वो मुझे पैसे देती थी। मालकिन का शौहर दूसरे मुल्क में नौकरी करता था और मालकिन खुद यहाँ पर अकेले एक बड़े घर में रहती थी। मालकिन अपने शौहर के बारे में बहुत ही कम बात करती थी। मैंने तो कभी मालकिन के शौहर का फोन आते भी नहीं देखा था। ज्यादातर वक्त तो वो बैठी कुरान पाक की तिलावत करती रहती या फिर घर आने वाले मेहमानों की खिदमत में लग जाती। मुझ पर मालकिन के घर में किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी। मालकिन के घर में होते हुए मुझे ऐसा ही महसूस होता जैसे मैं अपने घर में मौजूद हूं। मालकिन ने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया था कि मैं एक नौकरानी हूं।
अब तो मैं मालकन से बहुत ज्यादा करीब हो चुकी थी। हर मालकन हर वक्त अब मेरे साथ बातों में लगी रहती। मेरे आने की वजह से उनका भी अपने घर में दिल लग गया था। मैंने इतने दिनों में मालकन में कोई एक भी बुराई नहीं देखी थी। बस एक बात मुझे बहुत ज्यादा अजीब महसूस होती कि जब भी मालकन के घर कोई मेहमान आता तो मालकन मुझे काम करने नहीं देती और सारा काम खुद करती। बावर्ची खाने में खाने पकाने से लेकर मेहमानों को खाना पेश करने तक सारे काम वो खुद संभाल लेती थी और मुझे कहती कि मैं मेहमानों के सामने बैठी रहूं। मैं हैरान थी कि जब मैं सब काम कर सकती हूं तो मालकन खुद क्यों मेहमानों के साथ नहीं बैठती और मुझे क्यों उनके सामने बिठाए रखती है। मालकन के मेहमान भी इस बात पर शायद कुछ हैरान होते कि मैं पूरा वक्त उनके मुंह के आगे बैठी रहती हूं, जबकि मैं एक नौकरानी हूं। एक दफा तो मेहमानों ने पूछ ही लिया कि मालकन मुझे यहां बिठाकर खुद क्यों सारे काम में लग जाती हैं, जिस पर मालकन ने कहा उन्हें मेहमानों की खिदमत करने का बहुत शौक है, वो सवाब कमाना चाहती हैं। जब मैंने ये बात अम्मा को बताई तो अम्मा ने कहा जैसा मालकन कहती हैं बस वैसा ही करो, बाकी तुम्हारी मालकन से मैं खुद बात कर लूंगी। ये सुनकर मुझे सुकून हो गया और अम्मा ने मालकन से कोई बात भी की जिसके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था। अम्मा ने बस मुझे इतना कहा कि जब भी तुम्हारी मालकन तुम्हें मूढ़े पर बैठने का हुक्म दे तो मुझे जरूर आकर बताना और कभी भी मालकन को इनकार न करना। इस हफ्ते 2 बार मालकन के घर मेहमान आए तो मालकन ने हमेशा की तरह मुझे मूढ़े पर बिठाकर खुद घर के कामों में जुट गई। हैरान थी कि ये कौन से मेहमान थे जो हर 2 दिन बाद चले आते थे। आज भी मेहमानों के जाने के बाद जब मैं रात को घर वापस आई तो मैंने अम्मा को बताया, अम्मा आज फिर मेहमान आए हुए थे और मैं सारा दिन आराम से मूढ़े पर बैठी रही थी। अब तो मेहमानों के आने पर मुझे भी बहुत खुशी होती थी क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बच जाता और सारा काम मालकन खुद ही कर लेती और मुझे भी बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता। उस दिन मालकन भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश होती। जैसे ही अम्मा ने ये सुना कि मैं सारा दिन मूढ़े पर बैठी रही हूं, अगली सुबह अम्मा मेरे साथ दौड़ी दौड़ी मालकन के पास पहुंची और मालकन से कुछ बात की। मैं नहीं जानती थी कि वो मालकन से क्या बात कर रही हैं, लेकिन उसके बाद अम्मा वापस चली गई और मैं घर के कामों में लग गई। अब तो हमेशा ही ऐसा होने लगा, जब भी मेहमान आते तो मैं सारा वक्त मेहमानों के साथ बैठी रहती और मालकन कामों में मसरूफ रहती और अम्मा ये सुनते ही अगले ही दिन मेरे साथ चल पड़ती। इतना तो मैं जान गई थी कि अम्मा जब भी मालकन से मिलकर जाती हैं तो मालकन अम्मा को बहुत सारे पैसे भी देती हैं। मालकन अम्मा को इतने पैसे क्यों देती थी ये बात मैं नहीं जान सकी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा था। ऐसा कौन सा राज था जिससे मैं वाकिफ नहीं थी और मेहमान क्यों हर दूसरे दिन तशरीफ लाते थे मुझे ये भी नहीं पता था, जबकि मालकन मेहमानों से बात तक न करती थी। मैंने 1-2 दफा इस बारे में मालकन से पूछना चाहा, लेकिन मालकन ने हमेशा ये कहकर बात खत्म कर दी कि वो अपने मेहमानों के लिए खुद सारे काम करना चाहती हैं। कभी कभी तो मुझे मालकन के मेहमान भी बहुत अजीब लगते। वो बहुत अजीब अजीब नजरों से सारे घर को देखते रहते। मैं ये भी नहीं जानती थी कि उनमें से कौन मालकन का कौन सा रिश्तेदार है। मालकन का शायद उनसे कोई खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि मालकन उनसे बहुत ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वो खाते पीते और वापस चले जाते। मैं सारा वक्त मेहमानों के साथ खामोशी से बैठी रहती। वो लोग तो मुझसे भी बात ना करते। उनकी नजर में मैं एक हकीर नौकरानी थी और मेरी नजर में वो लोग बहुत अजीब थे। एक दिन जब मैंने मालकन से पूछा कि ये मालकन के कौन से रिश्तेदार हैं, तो मालकन ने बताया ये सब उसके ससुराल वाले हैं। ये सुनकर तो मैं और हैरान हो गई। ये कैसे ससुराल वाले हैं? मुझे तो वो लोग बहुत ही अजीब लगते थे। बड़ी बड़ी आंखों से एक एक कोने का जायजा लेते थे। मैं हैरान थी कि मालकन के ससुराल वालों को और कोई काम नहीं है जो हर 2 दिन बाद चले आते हैं। लेकिन मैं एक मुलाजमा ही थी। मैं कैसे मालकन से ये सवाल करती, जबकि मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा था कि मालकन उनके आने से बहुत परेशान हो जाती हैं। मैं मेहमानों की आमद का राज जानना चाहती थी, लेकिन मुझे कैसे ये सच पता चलता भला। एक दिन मैंने मालकन से कहा कि बूढ़े पर आज आप बैठ जाएं और मैं सारे काम कर लूंगी। मालकन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई और कहने लगी,
तुम्हें जो कहा है बस तुम वही करो। मैं चुपचाप मूड़े पर बैठ गई, लेकिन सारा वक्त मूड़े पर बैठने से मेरी कमर में दर्द होने लगा था और अब मैं यूं बैठे रहने से बेजार भी होने लगी थी। मैंने मेहमानों के जाने के बाद एक अनजाने ख्याल के तहत मूड़ा उठाकर देखा और मेरी जान ही निकल गई। मुझे चक्कर सा आया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मालकन मेरे सिरहाने खड़ी मुझ पर पानी डाल रही थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मालकन मुझसे पूछने लगी, अचानक तुम्हें क्या हो गया था? तुम तो अच्छी बनी आई थी। मैंने मालकन को बता दिया कि मैं मालकन का राज जान गई हूं और अब मुझे पता चल गया है कि आप मुझे मूड़े पर क्यों बिठाती रही हैं। ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप करवा दिया और ये कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने जब से मूड़े में झांक कर देखा था, मुझे बहुत अजीब सी हैबत हो रही थी और होश में आने के बाद भी मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऊपर से मालकन का पुरस्कार रवैया मुझे डरा रहा था। मैंने मालकन से कहा, मुझे आइंदा मूड़े पर नहीं बैठना, आप किसी को भी बिठा दें। मैं बहुत डर गई थी। मालकन ने मुझे समझाया कि वो मुझे सब कुछ सच सच बता देंगी, लेकिन मुझे उनका साथ देना होगा। वो मेरी मां को इस बात के लिए पैसे भी देती आ रही थी। उसके बाद मालकन ने जो मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या किसी औरत के साथ इस हद तक भी जुल्म हो सकता था? क्या लोग ऐसे भी बेहिस होते हैं? मैं मालकन की कहानी सुनकर कांप उठी थी। मालकन ने मुझे बताना शुरू किया कि वो एक अमीर घर की बेटी थी जिसकी शादी एक गरीब लड़के से हो गई थी और ये शादी मालकन ने अपनी पसंद से की थी। जब वो पढ़ने के लिए कॉलेज जाती थी तो उन्हें कॉलेज की कैंटीन में मौजूद एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। वो लड़का निहायत ही हसीन और खूबसूरत था और मालकन अपना दिल हार बैठी। वो लड़का भी मालकन को मोहब्बत के ख्वाब दिखाए जा रहा था। कुछ अरसे की मोहब्बत के बाद जब मालकन ने अपने घर वालों को उस लड़के के बारे में बताया तो मालकन के वालिद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। वो मालकन का रिश्ता किसी अच्छे घराने में करेंगे। ये सुनकर मालकन बहुत दुखी हो गई थी। उन्होंने अपने वालिद से कहा, सिर्फ एक बार उस लड़के और उसके घर वालों से मिल लिया जाए। ये सुनकर मालकन के वालिद राजी हो गए। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी। जब उस लड़के के घर वाले मालकन के घर आए तो मालकन के वालिद ने अपना फैसला और भी मजबूत कर लिया, क्योंकि वो दुनिया की समझ बूझ रखते थे और वो जान गए थे कि लड़के के घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनके वालिद ने उन्हें समझाया कि शादी जिंदगी का एक अहम तरीन फैसला है जिसका ताल्लुक सिर्फ दो अफराद या दो खानदानों से ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लों से भी है। इसलिए ये फैसला बहुत समझ बूझ के साथ करना चाहिए। लेकिन उनकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन गई थी और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मोहब्बत ना मिलने की वजह से बिस्तर तक पहुंच गई थी। पूरे 2 हफ्ते अस्पताल में दाखिल रहीं। उनकी खराब हालत के मद्देनजर उनके वालिद ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का रिश्ता उसी लड़के से कर दिया जो उन्हें बिल्कुल भी अपनी बेटी के काबिल नहीं लगा था। बात सिर्फ गरीबी की नहीं थी, बल्कि मालकन के वालिद को वो लोग आदत व अतवार से ही भले नहीं लगे थे। उन्होंने मालकन के वालिद से पहला सवाल यही किया था कि वो अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या देंगे, और उनकी एक लंबी फरमाइशों की फहरिस्त पहले से ही तैयार थी। मालकन के वालिद ने हर बाप की तरह अपनी बेटी को जहेज में सब कुछ देकर रुखसत किया। हर मालकन के ससुराल वालों की हर फरमाइश पूरी कर दी थी। माँ बाप तो बेटी को सभी कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ससुराल के बुरे हालात की वजह से जल्द ही मालकन का सारा सामान बिक गया। उनके ससुराल वाले उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वक्तन फवक्तन ये बात जताते भी रहते थे कि उनकी दौलत की वजह से वो उन्हें अपने साथ रखे हुए थे। मालकन मजबूरी में रिश्ता घसीटने पर मजबूर थी, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद के खिलाफ जाकर अपनी मोहब्बत को अपनाया था। मालकन के शौहर ने नौकरी भी छोड़ दी थी और घर में फाकों की नौबत आ गई थी। वो चाहते थे कि मालकन के पैसे पर ही ऐश किया जाए और वो बहाने बहाने से मालकन के जरिए उनके बाप से पैसा भी वसूल करते। मालकन के वालिद अपनी बेटी का हाल देखकर परेशान रहने लगे थे।
लेकिन वो जितनी भी माली मुआवनत करते, उनके ससुराल वाले सब कुछ ही दिनों में उड़ाकर खत्म कर देते। एक अजीब सा सिलसिला शुरू हो गया था। मालकन भी समझ गई थी कि वो गलत लोगों में आकर फंस गई है, लेकिन अब पछतावे से क्या होता। जब चिड़िया चुग गई खेत। मालकन के शौहर बज़ाहिर मालकन के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ससुराल वालों ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उनके पास जो कुछ जेवर बच गया था, वो भी सास नंदों ने चोरी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो उनके शौहर ने उन पर यकीन ही नहीं किया, बल्कि उल्टा उन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। अब मालकन के शौहर का रवैया भी बदलने लगा था। वो किसी सूरत ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी मां बहनें चोरी भी कर सकती हैं, जबकि मालकन ने खुद अपनी आंखों से उन्हें चोरी करते हुए देखा था। जब मालकन को उन लोगों की फितरत का बखूबी अंदाजा हो गया तो उन्होंने अपने वालिद से कहकर अलग घर ले लिया। शुरू में तो मालकन की सास नंदों ने खूब शोर मचाया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि मालकन के शौहर भी अलग रहने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब मालकन अपनी बात से पीछे नहीं हटी तो मजबूरन मालकन के शौहर को उनकी बात मानना ही पड़ी। मालकन को अपने शौहर के निकम्मेपन से नफरत हो गई थी। वो कब तक अपने बाप के आगे हाथ फैलाती। जब भी वो अपने बाप से अपनी किसी जरूरत का कहती तो खुद अपनी ही नजरों में चोर हो जाती। मालकन के वालिद ने ही मालकन के शौहर की बाहर मुल्क में अच्छी नौकरी लगवा दी थी। पहले तो मालकन के शौहर ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब मालकन ने दो टोक अल्फाज में अपने शौहर को यह कहा कि अब उनके वालिद उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, तो उनका शौहर राजी हो गया। वो जान गया था कि अब उसकी कोई माली मदद नहीं होगी, और यूं मालकन उस बंगले में अकेली रहने लगी। मालकन को अपने शौहर से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही थी। उन्होंने कुछ अरसे में ही सब लोगों के असली चेहरे देख लिए थे, और वो जान गई थी कि ये रिश्ता मालकन के पैसों और दौलत पर टिका हुआ है, वरना किसी को भी मालकन की जरूरत नहीं थी, और ना ही उनके शौहर को मालकन से कोई खास मोहब्बत थी। कुछ ही अरसा पहले जब मालकन के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो मरते वक्त अपनी सारी जायदाद मालकन के नाम कर गए, और मरते मरते मालकन की मां का लाखों का जेवर भी मालकन के ही हवाले कर गए। ये बात मालकन के ससुराल वालों को पता चल गई और उनकी लालच शुरू हो गई। वो दिन रात मालकन के घर के चक्कर लगाने लगे। मालकन जैसे ही काम से इधर उधर होती तो मालकन की नंदे घर की तलाशी लेने तक से बाज ना आती। मालकन के वालिद बिल्कुल ठीक समझे थे। वो लोग बहुत ही लालची लोग थे, उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। मालकन ने उन सब से तंग आकर जेवर को अलमारियों के तालों में रखने के बजाय मूड़े में छुपा दिया। मालकन को यकीन था कि किसी का भी शक मूड़े की तरफ नहीं जाएगा, और जब मैं मालकन के घर काम करने आने लगी तो मालकन को मेरी ईमानदारी पर पूरा यकीन हो गया, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे ही हिफाजत के लिए मूड़े पर बिठा दिया जाए। मूड़ा एक ऐसी जगह थी जहां किसी का भी शक जाना मुमकिन ही नहीं था, और जब मैंने अम्मा को इस बारे में बताया तो उन्होंने आकर मालकन से मूड़े के मुतालिक पूछा। मालकन ने अम्मा को यह कह दिया था कि मेहमान मेरी मौजूदगी से खुश होते हैं। मालकन ने अम्मा को कहा कि मेरे रिश्तेदारों को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगती है, और पैसा देकर अम्मा का मुंह भी बंद करवा दिया था। अम्मा क्योंकि जान गई थी कि मालकन एक भली औरत है, इसीलिए अम्मा ने कोई एतराज नहीं किया, और बदले में अम्मा को इतने पैसे भी मिल रहे थे। जब मैंने मूड़े को देखा तो उसके अंदर जेवरात चमक रहे थे। हीरों की चमक दमक देखकर मैं चकरा गई थी और बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना जेवर नहीं देखा था। मेरी अम्मा के पास तो बस कांच की ही चूड़ियां थी, और ये जेवर, ये तो शायद लाखों में था। इतना जेवर तो मैंने बस टीवी ड्रामों में ही देखा था। हकीकत में देखकर मैं उसकी ताब न ला सकी थी। मालकन बहुत दुख से कहने लगी कि वो अपने बाप की बात ना मानकर बहुत पछताई है। उनके ससुराल वाले बहुत लालची लोग हैं, लेकिन मालकन अपने शौहर की वजह से उन्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर है, क्योंकि मालकन का शौहर उनसे ज्यादा अपने घर वालों पर भरोसा करता है, और मालकन अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब मालकन के पीछे कोई नहीं रहा। मालकन के शौहर हफ्तों में एक दफा फोन कर लेते हैं,
मालकन को यकीन था कि वो प्रदेश में जरूर अपना घर बसा चुके हैं, जभी तो ना फोन करते हैं और ना वापस आने की बात करते हैं। मालकन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन परेशानियों ने उन्हें वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। पैसा होते हुए भी वो खुशियों से महरूम थी। मालकन ने बताया कि जब से मैं काम करने आने लगी हूं, उनका कुछ दिल लग गया है, वरना वो हर वक्त रोती ही रहती थी। मैंने मालकन से कहा, आप फिक्र न करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं और अम्मा को भी कुछ नहीं बताऊंगी। आपके घर के राज मेरे पास अमानत है, मैं हमेशा इस घर का ख्याल रखूंगी। मालकन की आंखों में आंसू आ गए थे। बेसाख्ता उन्होंने मुझे गले लगा लिया। दौलत कभी भी रिश्तों की कमी को पूरा नहीं कर सकती, और मालकन की जिंदगी भी ऐसी ही अधूरी थी। माँ बाप के फैसले औलाद के फैसलों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। बस औलाद इस बात को कभी समझ नहीं पाती, और माँ बाप के गुजर जाने के बाद एहसास होता है। वालिदैन अपनी औलाद का भला चाहते हैं। वो अपनी औलाद के बारे में जो भी फैसला करते हैं वो ठीक ही होता है। बच्चे तो ना समझ होते हैं, उन्हें क्या पता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसीलिए बच्चों के बारे में फैसला करने का हक वालिदैन का ही होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।